नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 10.4 शुरू करी थी हमने और 2 क्वेश्चन किए थे पिछले वीडियो में। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक इकाई सदिश है वेक्टर ए। वेक्टर ए इकाई सदिश है, इसका सीधा सा मतलब है इसका परिमाण 1 है और ये आई के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ कोण बनाता है जिसे हम अल्फा माना करते थे π/3। जे के साथ कोण बनाता है जिसे कि हम बीटा माना करते थे, यानी जे का मतलब वाई एक्सिस π/4। और जेड एक्सिस यानी के वेक्टर के साथ कोई एंगल थीटा बनाता है जिसे हम गामा माना करते थे, वो थीटा दिया हुआ है। तो एक तो थीटा फाइंड आउट करना है और फिर वेक्टर ए मालूम करना है कि ए वेक्टर कितना था। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मान लीजिए अगर वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो एक्स का मतलब कॉस अल्फ़ा, वाई का मतलब कॉस बीटा, जेड का मतलब कॉस गामा। यदि यदि वेक्टर ए जो है वो आपका क्या है, मॉडुलस 1 है, इसका मापांक 1 है। क्योंकि अगर इसको एल मानते हैं, इसको एम मानते हैं, जिसको एन मानते हैं, यानी ये डायरेक्शन कोसाइंस जिसे कि हम कहते हैं, या यूँ कह लो दिक कोजिया, डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोजिया अगर इस रूप में है तब दिक कोजिया जो होती हैं उनके वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। तो अगर इसका परिमाण क्या होगा, √x² + y² + z², और अगर वो 1 होगा तो ये तभी संभव है, यानी x² + y² + z² भी 1 होगा। तो ये स्थिति है। तो इसका मतलब जो वेक्टर ए होगा वो होगा cos अल्फ़ा × y cos बीटा × j प्लस cos गामा × k। तो ये हुआ cos अल्फ़ा की जगह π/3 i cos π/4 j और ये cos थीटा k वेक्टर, यूनिट वेक्टर। cos π/3 यानी cos 60 का मान होता है 1/2, cos π/4 का मान होता है 1/√2। और अब यही नियम लगाएंगे, यानी चूँकि आपका मापांक 1 है यानी कि परिमाण 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, यानी 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा होगा 1 - 1/2 - 1/4, यानी 1/2 - 1/4, ये हो गया 1/4। तो cos थीटा हुआ 1/2। नेगेटिव नहीं लेंगे या दोनों भी हो सकते हैं, यस, क्योंकि तीसरा वाला दोनों एंगल बना सकता है। तो थीटा का मान एक्यूट एंगल बोला, सॉरी थीटा जो दिया हुआ है यहाँ, ये एक्यूट एंगल दिया है, यानी न्यून कोण। यहाँ पहले ही इन्होंने बता दिया। तो चूँकि न्यून कोण दिया है तो इसका मतलब ये धनात्मक ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर सिर्फ थीटा बोला होता, न्यून कोण ना दिया होता, तो ये दोनों ही आपको मानना पड़ता, क्योंकि अगर थीटा पॉजिटिव तो न्यून कोण होगा, अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये अधिक कोण होगा, यानी 90 से ऊपर होगा, 180 से कम होता। तो ये हुआ आपका थीटा का मान π/3। तो इसलिए थीटा निकला π/3 और वेक्टर ए होगा 1/2 i प्लस 1/√2 j और cos π/3 1/2 ही होता है।
के, तो ये वेक्टर ए होगा। और आप इन्हें ऐड करके देखेंगे, आप पाएंगे कि इसका परिमाण 1 है। तो चेक करके ज़रूर देख लेना क्वेश्चन को। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है, दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने कहा माना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर पी है। वेक्टर पी है तो ये हो गया पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वितरण नियम। वितरण नियम मैं बता चुकी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन या सदिश गुणनफल का योग पर वितरण नियम से जानते हैं। तो वेक्टर पी क्रॉस ए प्लस वेक्टर पी क्रॉस बी। अब वेक्टर पी की जगह वापस ए माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। तो अब यहाँ फिर वितरण नियम लगेगा। वितरण नियम ऐसे ही ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। और ये आप कहेंगे माइनस है, एक्चुअली में माइनस नहीं है, ये है ऐसे। तो हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं या फिर आप ऐसे करके लगा लीजिए, एक ही बात है। अब वितरण नियम लगेगा ए क्रॉस ए प्लस माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस माइनस बी क्रॉस बी। फिर से वितरण नियम लगाएं। हाँ, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी दोनों ज़ीरो हो गया, पहले बता चुकी हूँ। तो ये माइनस बी क्रॉस ए और ये ए क्रॉस बी बचा। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, परंतु ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। दो संख्या का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और उनको अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, तब वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, हालांकि मापांक बराबर होता है। तो इस तरह से हुआ 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि आपका राइट हैंड साइड था और यही आपको सिद्ध करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहते हैं कि लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दे रखा है 2i प्लस 6j प्लस 27 के वेक्टर क्रॉस i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के बराबर 0 वेक्टर दिया हुआ है। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होती है, भले वो 0 हो, लेकिन राइट हैंड साइड भी होगा वो वेक्टर फॉर्म में। अब दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखते हैं आई जे के, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स फिर दूसरे वेक्टर की कोफिशिएंट्स बराबर 0 वेक्टर। अब इसको अगर आप खोलेंगे तो ये होगा i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 एंड के 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 के तो हो चुका है, फाइन। बराबर 0 वेक्टर का मतलब होता है 0i प्लस 0j प्लस 0k। अब अगर तीन वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स अगर बराबर होते हैं तो वो तभी संभव है
जो उनके संगत घटक यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल होते हैं, यानी आई के कोफिशिएंट्स अलग इक्वल होंगे, यानी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा 0 होगा, 2 म्यू माइनस 27 बराबर माइनस 0 होगा। अब 0 प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं होती है, और 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी 27/2 और लैम्डा की वैल्यू आएगी 3, और ये दोनों इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप चाहें तो रख के देख लीजिए। ये हो गया 6 इंटू म्यू की जगह आप रख रहे हैं 27/2 और लैम्डा की जगह रख रहे हैं आप 3। ये 3 हुआ, 27 गुणा 3 माइनस 27 गुणा 3 बराबर 0 ही होगा। देयरफॉर इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, सो ये इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी। तो तीसरे से सेटिस्फाई देख लिया कराकर और 2 से वैल्यूज़ निकाल ली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि आपको दिया हुआ है a डॉट बी भी 0 है एंड वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर भी 0 वेक्टर है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकलता है? तो आप ये कहेंगे कि a डॉट बी 0 है, इसका मतलब a का मापांक, b का मापांक और cos थीटा 0 है, यानी a 0 होगा, वेक्टर a 0 होगा, या वेक्टर b 0 होगा, या फिर cos थीटा 0 होगा, यानी थीटा कितना होगा 90 डिग्री। और ये ध्यान रखना ये एंड है, यानी तथा है ये, यानी ये और ये बातें एक साथ सच हो रही हैं। इसका मतलब होगा अगर ये 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर का मतलब मापांक 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो 0 होती नहीं है। तो इसका मतलब a का मान 0, वेक्टर a 0 कह लो, डायरेक्ट कर रही हूँ, या b 0, क्योंकि ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर 0 कैप, 0 वेक्टर। तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर हुआ, तो ये 0 तो है नहीं, तो या तो a 0 या b 0 या साइन थीटा 0। तो इससे वेक्टर a 0 या वेक्टर b 0 या साइन थीटा 0, यानी थीटा का मान भी 0। अब ये दोनों बातें एक साथ सही हो तो यहाँ अगर थीटा π/2 है तो यहाँ 0, तो ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है कि या तो π/2 होगा, अगर थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो ये 0 होगा, तब ये 0 नहीं होगा थीटा की वजह से, और अगर थीटा 0 होगा तो तब ये 0 नहीं होगा अगर a और b वेक्टर 0 नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों को 0 एक साथ बनाने में, इसका मतलब थीटा का π/2 या 0 होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये दोनों 0 हैं तो ये तभी 0 हुए होंगे जब या तो वेक्टर a 0 था या फिर वेक्टर b 0 था। इन दोनों में से एक बात सच होगी तभी ये दोनों एक साथ 0 होंगे, अदरवाइज ये दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। ये था प्रश्न नंबर 6। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। कहते हैं वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है तीनों के कंपोनेंट फॉर्म में, और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो करके दिखाना है। आपको वेक्टर ए दे रखा है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और सी वेक्टर दे रखा है c1i प्लस c2j प्लस c3k। आपको शो करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव है आपका a क्रॉस b प्लस सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बताया था, वितरण नियम जो बताया था उसको आपको एक एग्जाम्पल से, ये वो भी जनरल एग्जाम्पल से शो करना है। कोई पर्टिकुलर केस से नहीं करना, जनरल एग्जाम्पल से शो करना है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, आप राइट से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो b प्लस सी,
ये ए क्रॉस बी प्लस सी, तो पहले बी प्लस सी वेक्टर लिखते हैं। तो जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी संगत घटक जुड़ जाते हैं। तो ये होगा B1 प्लस C1 आई प्लस B2 प्लस C2 जे, B3 प्लस C3 के। तो इस तरह से A क्रॉस B प्लस सी, अब मैं इसको सारणिक रूप में लिख रही हूँ। तो आई जे के, पहले एक, क्योंकि क्रॉस इसमें और इसमें है तो पहले एक एक गुणांक A1 A2 A3, और फिर B प्लस सी के गुणांक यानी B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3 ये आएगा। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं सारणिक के नियम से। सारणिक के प्रगुण से, एक प्रगुण होता है जब दो सारणिक को ऐड किया जाता है, तो इट इज़ इक्वल टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस आई जे के A1 A2 A3 C1 C2 C3। ये सारणिक का एक प्रगुण होता है, प्रॉपर्टी वन, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और ये प्रगुण का नाम प्रगुण संख्या 6। अगर आपको संख्या याद ना भी आए तब भी आप लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद है तो लिख दें, क्योंकि ये जितने भी सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी उसको आप नंबर से याद करते हैं, पूरा लिख के बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से इंटीग्रल की भी प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जो आपका निश्चित समाकलन है, उसके प्रगुणों की भी प्रॉपर्टी बाय नंबर लिखी जाती है। इन केस अगर याद नहीं आ रहा नंबर लेकिन प्रॉपर्टी याद है तो आप इतना भी लिख दें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको देखते ही पता चल गया दिस इज़ A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B का यही इसी तरह से खुला होगा, और ये A वेक्टर A क्रॉस C, और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, और यही आपका था प्रश्न नंबर 7। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि वेक्टर A 0 है या, अब ये या और पे ज़रा बड़ा फोकस कीजिए, वेक्टर B 0 है। अगर वेक्टर A 0 है या वेक्टर B 0 है तो निश्चित तौर पे वेक्टर A क्रॉस B 0 होगा। पर क्या कन्वर्स ट्रू है? आप इसी तरह का क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट का भी करके आए थे, आदेश गुणनफल का भी करके आए थे। तो आप ये कहेंगे चूँकि वेक्टर A क्रॉस B का मतलब होता है वेक्टर A का मॉडुलस वेक्टर B का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो इफ़ वेक्टर A 0 या वेक्टर B 0, निश्चित तौर पे A क्रॉस B 0 होगा। कन्वर्सली, विलोमता जिसे हम कहते हैं, कन्वर्सली अगर A क्रॉस B 0 है तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर A का मापांक वेक्टर B का मापांक साइन थीटा 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन 0 नहीं हो सकती। इट इम्प्लाइज वेक्टर A 0 होगा, क्योंकि मापांक 0 है तो इसका मतलब वेक्टर B 0 है, या फिर वेक्टर B 0 होगा, या फिर हो सकता है ये दोनों 0 ना हो, साइन थीटा 0 हो यानी थीटा का मान 0 हो। तो कन्वर्सली सिर्फ दो ही ऑप्शन नहीं बचते, ऐसा हो सकता है कि दोनों 0 ना हो फिर भी इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा हो। तो यस, कन्वर्सली इट इज़ नॉट ट्रू। विलोमता यह सच नहीं है कि अगर A क्रॉस B अगर 0 आता है तो A या B में से कोई एक 0 होना ज़रूरी है। तब दोनों ना भी 0 हों तब भी रिजल्ट 0 आ सकता है, बशर्ते दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, ऑपोजिट और इन द सेम डायरेक्शन। ये था प्रश्न नंबर 9। आते हैं प्रश्न नंबर 8 था, सॉरी।
कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी दे रखे हैं। एक त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसके त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उस वो भी ए बी सी बता रखे हैं, तो सीधी सी बात है त्रिभुज भी ए बी सी हो गया। तो एक त्रिभुज है ए बी सी और ए जो है के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5 5। इसका क्षेत्रफल बताना है। आपने बताया था, हम सूत्र जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी त्रिभुज का ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ एंड मॉडुलस ऑफ, यानी परिमाण दो आसन भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। तो कोई दो आसन भुजाएं मैं बी सी और बी ए ले लेती हूँ, आप चाहो तो सी बी और सी ए ले लो, या ए बी और ए सी ले लो, या ए बी और बी सी ले लो, जिस तरह से भी आप चाहो ले लो। कोई भी दो भुजाएं ले लेते हैं, तो मैं ले लेती हूँ ए बी और ए सी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने ए लिख लिया पहले। कोई भी ले लो, रिजल्ट सभी से बराबर आएगा। तो पहला इसका मतलब मुझे वेक्टर ए बी चाहिए। तो ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, और जब एक ओ बी के ये आपके दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके मूल बिंदु के सापेक्ष हैं। तो ओ ए वैक्टर कितना, ओ बी वैक्टर कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, माइनस ओ ए वैक्टर होगा i प्लस j प्लस 2k, 1i प्लस 1j प्लस 2k। 2i माइनस आई हो गया i, 3i माइनस j हो गया 2j, और 5k माइनस 2k हो गया 3k। ये भी वेक्टर हो गया। इसी तरह से अब मैं डायरेक्टली ए सी वैक्टर निकाल रही हूँ, ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी यानी ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो 1 माइनस 1 यानी 0i, डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप अपने आप कर लेना, मतलब चाहो तो स्टेप लिख के कर लेना। 5i माइनस 1i यानी 4j, 5 माइनस 2 यानी 3k। ये सी वेक्टर हुआ। तो अब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, फिर इसका परिमाण निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। तो पहले ए बी वेक्टर इज आई जे के, और इसके गुणांक 1 2 3 और इसके 0 4 3। तो ये हो गया आई 3 दूनी 2 3 2 3 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 यानी माइनस का 6, माइनस का j 3 माइनस 0 यानी 3, फिर k में होगा, k का होगा 4 माइनस 0 यानी 4। तो हुआ माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। और अब इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 का वर्ग माइनस 6 का कर लो, वर्ग में सब खत्म हो जाता है, वर्ग में सब माइनस का साइन खत्म हो जाता है। 36 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हुआ आपका 45 और 16 61। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर यहाँ लिखेंगे आप, अंडर रूट 61, 1/2 इसकी जगह अंडर रूट 61। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है उस समानांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ जिसकी आसन भुजाएं दे रखी है। तो ये आपका हो गया ए बी सी डी। मान लीजिए भुजा ए भी दे रखी है, वेक्टर ए से दे रखी है, और ये वेक्टर बी दे रखा है। वेक्टर ए दे रखा है आपको i माइनस जे प्लस 3k, वेक्टर बी दे रखा है 2i माइनस 7j प्लस k वेक्टर। तो इस तरह से त्रिभुज नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी यानी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा
मॉडुलस ए क्रॉस बी। अभी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के 1 - 1 3 2 - 7 1 आई -1 प्लस का 21 माइनस जे 1 - 6 के मैग्नीट्यूड और गुणांक होंगे -7 प्लस का 2। तो इस तरह से ये हो गया 20 आई -5 माइनस प्लस 5 जे और ये हो गया -5 के। तो इसका जो परिमाण है 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 25 450 2 गुणा 225 225 का बैठा 15 √2। इकाई वर्ग लिखना नहीं भूलना, क्योंकि एरिया का क्षेत्रफल इकाई वर्ग होता है। पहले जो ए उसका निकाला था ट्रायंगल का, उसमें भी ये लिख लेना, मैं छोड़ दिया मुझे अभी याद आ गया, आप भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मापांक है 3, वेक्टर बी का मापांक है √2/3 और वेक्टर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मापांक 1 है। तो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो वो कितना होगा। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए क्रॉस बी का मापांक होता है ए का मापांक बी का मापांक, अगर इनके बीच में कोण थीटा था तो साइन थीटा बराबर 1। तो ये हुआ 3 √2/3 साइन थीटा 1। तो साइन थीटा का मान हो गया 1/√2, थीटा हो गया π/4। इस तरह से जो बी पार्ट है वो सही हो गया। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, लास्ट है। कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक आयत का, दूसरे पेज पे करते हैं इसे। कहते हैं एक आयत है ABCD, इसके 4 वो दे रखे हैं आपको शीर्ष, और चारों के स्थिति सदिश दे रखे हैं, यानी OA वेक्टर दे रखा है आपको -i प्लस 1/2j प्लस 4k वेक्टर। OB वेक्टर दे रखा है आपको i प्लस 1/2j प्लस 4k। OC वेक्टर i -1/2j प्लस 4k वेक्टर। और OD वेक्टर दे रखा है आपको -i -1/2j प्लस 4k। इसका क्षेत्रफल बताना है। हर एक आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए किसी आयत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, उसकी संलग्न भुजाओं की, जो आसन भुजाएं हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में होगा। फिर बता देती हूँ, हर आयत, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो जो जब जैसा आयत फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए लगेगा, समानांतर चतुर्भुज के लिए लगेगा, वो ही आयत के लिए लगेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, कि नहीं, दो आसन भुजाओं का, मैंने AB और AD ले लिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो भुजाएं AB और AD चाहिए, तो AB होगा आपका OB माइनस OA, और OB माइनस O का मतलब OA, I माइनस माइनस I यानी 2I, 1/2j माइनस 1/2j यानी 0j, और ये 0k। ऐसे ही AC वेक्टर होगा, AD सॉरी, कोई जरूरत नहीं है, चारों कुर्सी दिए हैं तो उसकी जरूरत पड़ी, हमें पड़ी नहीं रही जरूरत सी की, इसलिए हम तो इससे भी कर लेंगे।
तो ये हो गया ओ डी माइनस ओ ए, तो माइनस माइनस यानी 0 आई, ये हो गया -1/2 यानी -1j प्लस 0 की। तो अब निकालेंगे ए बी क्रॉस ए डी आई जे के 2 0 0 0 -1 0। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आई का गुणांक -2 आई आएगा, बाकी जे का गुणांक 0 और के का पी आई, एक मिनट सॉरी, आई गुणा 0 जे गुणा 0, सिर्फ के का आएगा -2 के, इतना आएगा 0 आई प्लस 0 जे -2 के। ये ए बी क्रॉस ए डी था, तो इनका जो मॉडुलस होगा तो 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग यानी इसी का वर्ग फिर इसी का अंडर रूट यानी 2 आएगा, तो वर्ग इकाई। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला पार्ट आपका करेक्ट। तो इस तरह से ये हुई आपकी एक्सरसाइज 10.4। थैंक यू।